हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईक्यू स्मार्ट पे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि केवल 10,000 रुपए की मंथली सैलरी से करोड़ों रुपए कैसे बनेंगे। अब हो सकता है कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये क्या बात कर रहे हो भाई, केवल 10,000 रुपए की मंथली सैलरी से करोड़ों रुपए बन सकते हैं क्या? मजाक कर रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि केवल 10,000 रुपए की मंथली सैलरी से भी करोड़ों रुपए बन सकते हैं। अब ये कैसे संभव है, ये मैं आपको इसका प्रूफ मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो में आप एक ऐसी चीज़ सीखने वाले हो जिसे अगर आप जान जाते हो, समझ जाते हो, तो आपके आने वाली जो फाइनेंशियल लाइफ है ना, फ्यूचर की फाइनेंशियल लाइफ, वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये वीडियो से जो आप सीखोगे ये आपके लिए भविष्य में वरदान साबित होगा आपकी आर्थिक ज़िंदगी के लिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से बिना स्किप किए जरूर से ही देखिएगा, वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर इस शुभ कार्य में देरी क्यों, चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो केवल 10,000 रुपए की मंथली सैलरी से कैसे करोड़ों रुपए बन सकते हैं, इसे समझने से पहले आपको इस उदाहरण को समझना होगा। तो इस उदाहरण को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो मान लीजिए कि राजू नाम का एक व्यक्ति है जिसकी मंथली सैलरी है 10,000 रुपए। अब यहाँ पे राजू की क्षमता और योग्यता केवल इतनी है कि ये मंथली 10,000 रुपए ही बना पा रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आज आप जितने भी पैसे कमाते हो मंथली, तो आप अपनी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार ही कमाते हो। यदि आप अपनी क्षमता को और अपनी योग्यता को बढ़ाते हो तो आपकी मंथली इनकम भी बढ़ जाएगी। तो राजू अपने क्षमता और योग्यता के अनुसार महीने का केवल 10,000 रुपए ही बना पा रहा है। राजू की एक पत्नी है और उसका छोटा बेटा है जो अभी केवल 1 साल का ही है। अब राजू ये सोचता है कि अभी तो मेरे इतने पैसे में काम चल जा रहे हैं, मैं 10,000 रुपए में आराम से अपने काम चला रहा हूँ और मैं अपने बेटे को आगे चलकर मतलब ऐसे स्कूल में डाल दूंगा जहाँ पे मुझे फीस बहुत ही कम लगेगी, यानी कि सरकारी स्कूल में डाल दूंगा। वहाँ पे फीस कम लगती है या तो नहीं भी लगती है, क्योंकि राजू को पता है कि मेरी सैलरी बहुत कम है, इसलिए मैं अपने बच्चे को उतनी हाई फाई स्कूल में नहीं पढ़ा पाऊंगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं पढ़ाने में। तो राजू सोच रहा है कि मैं अपने बेटे को मतलब कि जैसे कि जो 10-12 होती है वो सरकारी स्कूल से करवा दूंगा, जिसके लिए उसे कम पैसे लगेंगे। लेकिन उसके बाद तो मतलब राजू को अपने बेटे के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा ही ना। जब राजू की पढ़ाई कॉलेज में होगी तब तो उसे अधिक पैसे देने पड़ेंगे। हायर एजुकेशन के लिए पैसे तो लगते ही है। तो राजू इस बात को ध्यान में रख रहा है कि मेरी योग्यता और क्षमता तो इतनी है ही नहीं कि मैं कभी भी ज़्यादा पैसे बना पाऊंगा। लगता है मेरी इनकम 20-30 सालों तक 10 से 15,000 रुपए में ही लटकी रहेगी। राजू को इस बात का मतलब मालूम है, ठीक है ना। इससे अपनी योग्यता पता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उतना नहीं कमा पाएगा, इसलिए ये भविष्य के लिए सोच रहा है कि मैं अब क्या करूँ। अब ये भविष्य के लिए सोच तो रहा है, लेकिन ये साथ में थोड़ा आलसी भी है, यानी कि ये अपनी योग्यताओं को उतना बढ़ाना नहीं चाहता है और साथ ही उतना मेहनत भी करना नहीं चाहता है। पर ये सोच जरूर रहा है कि मुझे भविष्य में अपनी पत्नी के लिए और अपने बेटे के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ना ही होगा, जिससे कि राजू की जो छोटी सी फैमिली है, उसकी एक पत्नी है और उसका एक छोटा बेटा है, उन लोगों की भविष्य की जो आर्थिक जिंदगी है वो अच्छी हो। तो इसके लिए राजू सोचता है कि मैं कुछ करूँगा, मैं इतने कम पैसे से ही करोड़पति बन के दिखाऊंगा। भले ही मुझे इसके लिए लंबा समय लगे, मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास धैर्य है, मैं इतने पैसे में ही करोड़पति बन के दिखाऊंगा। अब इसके लिए राजू क्या करता है कि 50-30-20 रूल को फॉलो करता है। पैसों को मैनेज करने की दुनिया में 50-30-20 रूल बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। अब ये 50-30-20 रूल क्या होता है? तो आपकी जितनी भी मंथली इनकम है, उस मंथली इनकम में से जो 50% हिस्सा है वो जाना चाहिए आपकी बेसिक नीड्स में, यानी कि आपकी बुनियादी जरूरत, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसे खर्चे जिसे करना ही पड़ेगा। मतलब कि जीवित रहने के लिए जो खर्चे को करना अति आवश्यक है, ऐसे खर्चे को कहा जाता है बेसिक नीड। तो अगर आपकी मंथली इनकम का 50% हिस्सा आपके बेसिक नीड में जाता है तो आप 50-30-20 रूल को फॉलो करने में आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि राजू क्या करता है कि अपने इनकम का 50-30 मतलब मेरा मतलब है कि राजू अपने इनकम का 50% हिस्सा ही अपने बेसिक नीड में डाल रहा है, ठीक है ना।
अब 50-30-20 रूल में क्या होता है कि जो 30% होता है ना, मतलब आपके इनकम का 30% जाना चाहिए आपके वांट्स एंड डिजायर्स में। अब हर व्यक्ति के कुछ चाहते होती है, कुछ इच्छाएं होती है, जैसे कि मूवीज वगैरह देखना होता है, कहीं घूमना फिरना होता है, ठीक है ना। मतलब हमारे पास पहनने के लिए कपड़े तो है, फिर भी नए कपड़े चाहिए पहनने के लिए, तो इसे इच्छा और चाहती तो कहेंगे। यानी कि थोड़ा नहीं होता है कि शो ऑफ करने के लिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो ये होती है आपकी इच्छाएं और आपकी चाहते। तो इसको पूर्ति करने के लिए आपको अपने इनकम का 30% ही यूज करना है, और जो बच रहा है बाकी का 20% मनी, तो वो जाना चाहिए आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है ना। तो राजू इसी नियम का पालन करता है, वो 50% हिस्सा ही केवल अपनी बुनियादी जरूरत यानी कि अपने बेसिक नीड्स में खर्च कर रहा है, जो कि है 5,000। राजू महीने का कमा रहा है 10,000, तो 50% तो 5,000 ही रुपए होंगे ना। अब देखिए, राजू को पता है कि अगर भविष्य में करोड़ों रुपए चाहिए तो मुझे अपनी अभी मतलब इस वक्त मुझे अपनी इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी इच्छा और चाहतों को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अगर मैं अभी कंट्रोल करता हूं क्योंकि सैलरी कम है, तो आगे चल के मैं करोड़ों रुपए बना सकता हूं। अब क्या हुआ कि राजू इस राह पे निकल चुका है, वो मतलब केवल 50% इनकम ही अपने मंथली सैलरी का यूज कर रहा है अपने बेसिक नीड में, जो कि ये 5,000 रुपए। अब आगे चल के ये क्या करता है कि ना 30-20 को रिप्लेस कर देता है। ये 20% अमाउंट ही केवल अपने वांट्स एंड डिजायर्स में यूज करता है, और बाकी के 30% ये सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में यूज करता है, क्योंकि राजू को पता है कि अगर भविष्य में केवल इतनी ही कम सैलरी से करोड़ों रुपए बनाने हैं, हाँ, तो इसे अभी अपनी चाहतों को, अपनी वांट्स को, मतलब अपनी इच्छाओं को दबाना ही पड़ेगा। अगर ज्यादा चाहत करेगा, ज्यादा इच्छा करेगा कि मुझे ये करना है वो करना है, यहाँ घूमना वो घूमना है, ठीक है ना, तो पैसे बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सैलरी इतनी कम है, वो भी आज के जमाने में इतनी कम सैलरी, ठीक है ना। फिर भी राजू सोच रहा है, यानी कि अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ही मीडियम से थोड़ा नीचे ही मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है ना। और ये 30% पैसा यूज कर रहा है अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे। तो देखिए, अपनी चाहतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए राजू ने केवल 2,000 रुपये रखे हैं, यानी कि इसी से वो अपनी भी चाहत इच्छा पूरा करेगा, इसी से वो अपनी पत्नी की और अपने बच्चे के भी जो अभी 1 साल का है उसकी भी चाहत और इच्छा पूरी करेगा। तो इतने पैसे वो रख रहा है 2,000 रुपये, ठीक है। जबकि ये 3,000 रुपया रख रहा है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो राजू क्या करता है कि 3,000 में से 1,000 रुपये अपने इमरजेंसी फंड में डाल देता है। इमरजेंसी फंड, देखिए आपकी सैलरी जितनी भी हो, आपको अपनी एक इमरजेंसी फंड रखनी है कि जब भी कोई आपातकालीन स्थिति आती है आपके जीवन में, जो कि कभी भी आ सकती है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन किसी से पूछ के नहीं आती है, वो कभी भी किसी के जीवन में आ सकती है। इसलिए उससे निपटने के लिए जब वो आए, मतलब भगवान ना करे कि ऐसा हो कि कोई आपातकालीन सिचुएशन आ जाए, लेकिन जब आ जाती है तो उसे निपटने के लिए आपके पास पैसे होने ही चाहिए। इसलिए आपको कुछ भी करके, फिर वो चाहे छोटा से छोटा अमाउंट क्यों ना हो, आपको थोड़े थोड़े पैसे अपने इमरजेंसी फंड में इकट्ठा कर लेनी ही चाहिए। तो इस बात की समझ राजू को भी है, ये थोड़ा दिमाग वाला व्यक्ति भी है, लेकिन है आलसी, ठीक है, इसीलिए इतनी कम सैलरी है। तो फिर ये 1,000 रुपये अपने इमरजेंसी फंड में हर महीने डालता है, और ये 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर देता है म्यूचुअल फंड में, यानी कि SIP शुरू करता है इसकी, ठीक है ना। अब देखिए, राजू के पास दिमाग तो है, लेकिन इसे स्टॉक मार्केट का कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, अब राजू इस 2,000 रुपये को FD में, RD में निवेश करके तो करोड़ों रुपए नहीं बना पाएगा ना, और अगर बना भी पाता है तो बहुत साल लग जाएंगे। मतलब समझ रहे हो आप कितने साल लग जाएंगे, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपका। तो इसलिए राजू क्या करता है कि वो 2,000 रुपये को SIP में ही डालता है, जहां उसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और इस पैसे से करोड़ों रुपए बनने के भी चांसेस रहते हैं लॉन्ग टर्म में। अब कैसे रहते हैं ये अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, और क्या राजू केवल इस सैलरी से करोड़पति बन पाएगा या नहीं, ये जस्ट अभी आप इसकी प्रूफ अभी के अभी आप अपने स्क्रीन पे देखने वाले हो। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ SIP कैलकुलेटर में। अब ये जो राजू है ना, वो क्या कर रहा है कि हर महीने 2,000 रुपये की निवेश कर रहा है, 2,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए, तो ये निवेश कर रहा है म्यूचुअल फंड में या मान लीजिए इंडेक्स फंड में। तो अगर आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में निवेश करते हो ना, तो लंबे समय में जो हर साल का एवरेज रिटर्न बनता है म्यूचुअल फंड का या इंडेक्स फंड का, वो कहीं ना कहीं 15% के आसपास बन जाता है। तो यहाँ पर भी मैं रिटर्न लेके चलूंगा 15%, ठीक है ना। अब जैसा कि राजू के बेटे की एज जो अभी केवल 1 साल की है, तो राजू सोचता है कि मुझे 20 साल तक तो निवेश करना ही करना है। तो राजू 20 साल तक ये मंथली SIP 2,000 रुपये की करते रहना चाहता है। तो देखते हैं कि इसके पास कितने रुपए बनते हैं 20 सालों में, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ 20 साल कैलकुलेट। तो 20 सालों में इसके पास केवल
2000 रुपये मंथली निवेश करते करते बन रहे हैं 30.32 लाख रुपीज। और फिर अगर मैं इस 20 साल को 25 साल कर देता हूं तो ये बन रहे हैं आपके 65.68 लाख रुपीज। और अगर मैं यही 25 को 30 कर देता हूं, यानी कि 30 सालों के लिए कर दे रहा हूं, तो यही मंथली 2000 रुपये निवेश करने के कारण जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है वो है आपकी 1.4 करोड़ रुपए। तो देखिए बन गए, मतलब केवल 2000 रुपए से आपके 30 सालों में करोड़ों रुपए, जो कि बने 1.4 करोड़ रुपए, जहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट हुई केवल 7.2 लाख रुपीस की। आप जब देखे होंगे ना कि 20 साल में इतनी बनी, फिर 25 साल में इतनी बनी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, फिर 30 साल में इतनी बनी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, तो ये सब पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे 30 साल समय लग जा रहा है 1 करोड़ से ज़्यादा बनने के लिए, ठीक है। अगर मैं 15% की रिटर्न के हिसाब से देखूँ तो राजू ने ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। इसलिए राजू क्या करता है कि अपनी इमरजेंसी फंड में हर महीने 1000 रुपये डालने की जगह केवल 400 रुपये ही डाल रहा है, ठीक है ना। और ये अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा देता है। तो राजू अब 2000 रुपये नहीं, वो अब 2600 रुपये निवेश करेगा हर महीने, उसकी SIP करेगा, क्योंकि राजू ने इसे पहले ही कैलकुलेट करके देख लिया था कि 2000 रुपये पे अगर मैं SIP करता हूं तो मुझे 1 करोड़ बनाने में कितना समय लगेगा। तो आ था आंसर 30 साल, अभी आपने देखा, लेकिन 30 साल कुछ ज़्यादा हो रहा है, मुझे 30 साल से भी कम समय में 1 करोड़ रुपए चाहिए, राजू ऐसा सोच रहा है। तो ये राजू क्या करता है कि अब 2600 रुपये निवेश करना शुरू करता है, ठीक है। तो देखते हैं कि 2600 रुपये में 20 साल में कितने बनते हैं। तो 2600 रुपये में 20 साल में बन रहे हैं 39.41 लाख। और फिर आपके ये 25 साल में कितने बनेंगे आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, ये बनेंगे आपके 85.39 लाख रुपीज़, ठीक है। और ये फिर आपके 28 सालों में कितने बनेंगे, लीजिए 28 सालों में 1 करोड़ पार हो गई, ठीक है ना। 1 करोड़ 35 लाख रुपए आ रही है। तो उस समय तो 30 साल लग रहा था, अभी 28 साल लग रहा है। तो 28 साल तक राजू रुक सकता है। तो राजू ने ये निर्णय किया कि मैं, यानी कि जब उसका बेटा 1 साल का है तब से वो 2600 रुपये की मंथली SIP शुरू करता है। और जब उसका बेटा, मतलब कि कितना साल हो गया, 28, यानी कि जब उसका बेटा 29 ईयर्स तक पहुंच जाता है तब राजू के पास होते हैं 1.35 करोड़ रुपीस। तो देखिए राजू ने केवल 10,000 रुपये की सैलरी से ही इतने पैसे बना लिए, जो कि काफी कमाल की बात है। अब जैसा कि आपको ये बात ध्यान में होगा कि जो राजू है ना, वो इमरजेंसी फंड में हर महीने 400 रुपये डाल रहा था, यानी कि जो वो 3000 रुपये हर महीने बचा रहा था उसमें से 2600 रुपये वो SIP कर रहा था। तो 28 सालों तक SIP करते हुए राजू के इतने रुपए बन गए थे, ठीक है ना। और वो जो 400 रुपये बच रहे थे ना, राजू उसे इमरजेंसी फंड में तो डाल रहा था, लेकिन SIP के थ्रू ही कोई इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में ही डाल रहा था। अब इस बात को मेरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर राजू हर महीने 400 रुपये डालता है इमरजेंसी फंड के तौर पर SIP के थ्रू, जहां उसे हर साल 15% का एवरेज रिटर्न तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना, 15%। तो 20 साल के बाद राजू के पास कितने पैसे हो रहे हैं, इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो रही है, इसे भी आप देख लीजिए अपनी आंखों से। तो ये हो रही है 6.06 लाख। तो राजू ने जब निवेश करना शुरू किया था 2600 रुपये की SIP, फिर इमरजेंसी फंड वाली 400 रुपये की SIP, तब उसके बच्चे की, यानी कि उसके बेटे की उम्र थी केवल 1 साल। और आज 20 साल के बाद राजू के बेटे की उम्र हो चुकी है लगभग 21 साल। तो 21 साल के उम्र के पास, यानी कि जब उसकी बेटी की जितनी है, तो राजू की इन्वेस्टमेंट वैल्यू इमरजेंसी फंड से हो गई है 6.06 लाख, यानी कि उसके हायर एजुकेशन के लिए भी राजू के पास अब पैसे आ चुके हैं। साथ में उसकी 2600 रुपये वाली SIP तो चढ़ ही रही है, जिसके 28 साल पूरा होने के बाद राजू के पास इतने पैसे और होंगे। और अगर ये राजू मान लीजिए कि 20 साल, मतलब कि 20 साल हो चुके हैं, तो राजू चाहे तो इस पैसे को निकाल सकता है अपने बच्चे की खर्चे के लिए, अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए। और अगर मान लीजिए नहीं निकालता है और इससे भी राजू कंटिन्यू करता है 28 सालों तक, तो इसके पास कितने बन रहे हैं ध्यान से देखिए। मैं लिखता हूँ 28 कैलकुलेट, तो भी इसके पास बन रहे हैं 20.73 लाख। तो केवल 10,000 की सैलरी में ही ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। आप मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। केवल 10,000 रुपये की मंथली सैलरी में राजू इतना कमा ले रहा है लंबे समय में।
तो जब राजू केवल 10,000 रुपये की सैलरी में इतने पैसे बना सकता है, करोड़ों रुपए बना सकता है, तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं। हो सकता है कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये होगी या 30,000 होगी, 50,000 होगी या 1 लाख होगी, तो आप तो ज़्यादा अमाउंट के साथ निवेश कर सकते हैं ना। आप ज़्यादा अमाउंट के साथ SIP कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा अमाउंट के साथ SIP करेंगे तो लंबे समय में तो आपके पास ज़्यादा पैसे ही बनेंगे ना। जैसे कि अगर आप 10,000 रुपये की SIP करते हो 30 सालों तक, तो आपके इतने बनेंगे। अगर आप 20,000 रुपये की SIP करते हो हर महीने 30 सालों तक, तो आपके इतने बनेंगे। और अगर आप 50,000 रुपये की मंथली SIP 30 सालों तक, तो आपकी इतने रुपए बन जाएंगे। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जितने समय तक रुकोगे उतना ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके फायदे के लिए काम करेगा और आपके पैसे को और बढ़ाते रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा था, आपको समझ में आ गया होगा कि भले ही आपकी सैलरी कितनी भी कम क्यों ना हो, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, SIP कीजिए। इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय में जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसकी सही होने के चांसेस बढ़ जाएगी। यानी कि आपके पास इतना पैसा होगा कि आप सही से अपने जीवन को भविष्य में भी चला सकते हो कम सैलरी के साथ। जैसा कि कम योग्यता और क्षमता होने के बावजूद राजू ने स्मार्ट डिसीजन लिया, 50-30-20 रूल को फॉलो करके 26 रुपए हर महीने SIP करने का, और जो बच रहा है 400 रुपए उसे इमरजेंसी फंड के तौर पे भी SIP करने का। जिससे कि राजू के पास इतने पैसे हो गए थे 20 साल में 400 रुपए से इतना, और 28 सालों में 26 रुपए से इतना। तो कुछ ऐसे ही स्मार्ट डिसीजन आपको भी अपने फाइनेंशियल लाइफ के लिए लेना चाहिए। आपने डाउट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको वहां रिप्लाई करने की पूरी प्रयास करूंगा। इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।